ओके, हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर को, ठीक है। और एक लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपको थोड़ा सा फ्लो समझा दूंगी कि हमने अभी तक नील्स थ्योरम की जो 5 स्लाइड थी उसमें पार्ट 3 इंक्लूडेड नहीं था। मैंने एक और सेपरेट उसकी अपलोड किया है, आप वहाँ से पार्ट 3 को कर सकते हैं। तो जो लेक्चर नंबर 5 है ना, जो पीपीटी है लेक्चर नंबर 5 की, एक पीपीटी है और एक पीडीएफ है। जो पीपीटी है उसके अंदर आप नोट करना कि नील्स थ्योरम के 3 पार्ट्स थे, 2 हमने पहले कर लिए थे और तीसरा जो है वो भी हमने सेशनल 1 के बाद किया। उसके बाद इसी लेक्चर के अंदर फर्दर जाके एनएफए को एक्सप्लेन किया गया है और एनएफए से फर्दर जो है वो आरई टू एनएफए भी एक्सप्लेन किया गया है। इसी की फर्दर कंटिन्यूएशन में 2 आगे पीडीएफ्स हैं, एक लेक्चर नंबर 5 पीडीएफ है नील्स थ्योरम का और लेक्चर नंबर 6 है एनएफए का ओवरहेड। तो यहाँ जो उसका पार्ट है कि हम जो यहाँ पर एनएफए लिखा हुआ था, एक आरई से एनएफए डिजाइन करना सिंपल देख के, और फर्दर उस एनएफए से हम एफए बना के और उसको मिनिमाइज करने की 3 एग्जांपल्स इस पीडीएफ में थी। फिर हम देखेंगे लेक्चर नंबर 6 जिसके अंदर हमने क्या किया था कि सबसे पहले आपके पास एक आरई गिवन है, ठीक है। उस आरई को हमने एनएफए में, नल एनएफए में कन्वर्ट करेंगे और फिर उस नल एनएफए को एफए में कन्वर्ट करेंगे और फिर फर्दर उसको सही तरीके से जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग मिनिमाइज भी कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा लेक्चर नंबर 5 था उसके अंदर जो पहले 2 पार्ट्स हैं तो वो तो आप कर चुके हो, यानी FA2TG एंड TG2RE। जो थर्ड पार्ट है जिसमें हम RE को कन्वर्ट करे हैं एफए के अंदर, उसको हम दोबारा एक दफ़ा रिवाइज भी कर लेंगे और हमें क्लियर भी आ जाएगा कि इस पार्ट 3 का जो लेक्चर है वो आप प्लीज़ देख लेना, जो मैंने अपलोड किया हुआ है उसमें इसका गिवन है। अब क्लासरूम में तो मैंने आपको वो टैबुलर फॉर्म में करवाया था, आप उस तरीके से अगर करते हो तो मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। स्लाइड्स में भी वही तरीका लिखा हुआ है, बट उसमें थोड़ा सा ये है कि आप चाहो तो देख के भी उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बस टेबुलर फॉर्म से करने का ये है कि मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, अब ये आपको कह रहा थी 3 पार्ट के अंदर कि अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसको आप बड़ी आसानी से एफए में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो आरी लिखी हुई है उस आरी के ऊपर आप उसका कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम के थ्रू अगर आप उस पे फर्दर एडिशन, कंकैटिनेशन या क्लोजर परफॉर्म करते हो तो वही चीजें जो उसके फाइनाइट ऑटोमेटा पे अप्लाई होती हैं सेम लैंग्वेज को ही रिप्रेजेंट करेंगी। इसको अगर हमने फॉर्मली डिफाइन क्लास में कैसे किया था कि रूल 1 में हम कह रहे हैं कि जो बेस आपका लेटर, फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक लेटर ले लेते हो अपने अल्फाबेट में से, या फिर इवन बोल्ड फेस किया हुआ यहाँ पे नल को, इवन नल को ले लेते हो, वो भी आपका इटसेल्फ रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। इसी तरह वो आपको रूल 2 में कह रहा है कि R1 और R2 दोनों रेगुलर एक्सप्रेशंस थे, तो हम उनको भी क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर कंकैटिनेशन, एडिशन और क्लोजर अप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगा। तो फर्दर इसके अलावा कोई भी चीज है तो वो आप रेगुलर एक्सप्रेशन पे कंसिडर नहीं कर सकते। तो रूल 1 का इसने प्रूफ क्या दिया था कि रूल 1 में क्या था, सिर्फ एक अल्फाबेट एक्सेप्ट, एक लेटर एक्सेप्ट हो रहा है अल्फाबेट का है, और दूसरा क्या था, यहाँ एग्जांपल दिया नल एक्सेप्ट हो रहा हो। अगर तो आपके पास कोई भी एक लेटर एक्सेप्ट हो रहा है एक्स, ठीक है, वो एक्सेप्ट होगा, इसके अलावा बाकी सारे ट्रैप हो जाएंगे। और अगर कोई फॉर एग्जांपल नल एक्सेप्ट कर रहा है तो वो स्टार्ट और एंड स्टेट है, इसके अलावा आप कुछ भी एंटर करोगे तो वो आपका ट्रैप हो जाएगा। ये तो रूल 1 का प्रूफ था, हमने किया था। रूल 2 के प्रूफ में हम कहते हैं कि R1 और R2 को अगर कंकैटिनेट करते हैं तो उसके फाइनाइट ऑटोमेटा भी जो कंकैटिनेट होंगे वो भी सेम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फाइनाइट ऑटोमेटा को आपने और किस तरीके से करना है, सॉरी कंकैटिनेट नहीं और था, आप यहाँ और किस तरीके से करोगे, x1 और y1 दो स्टेट्स थी। अब इस वाली लैंग्वेज में डबल ए कंटेन करना चाहिए, ऐसा ही लिखा है, और दूसरी वाली लैंग्वेज में क्या है कि आपके एंड में बी आना चाहिए। तो अगर आप इसका और करते हो तो और करके एक ऐसे ही बनना चाहिए कि या तो वो डबल ए कंटेन कर ले तो भी एक्सेप्टिंग स्टेट पे जाएगा, या फिर वो बी से एंड हो रहा है तो भी वो एक्सेप्टिंग स्टेट पे जाएगा, दोनों कंडीशन उसमें एक्सेप्टेबल है। तो हमने क्या कहा था, हमने Z1 को कह दिया X1 और Y1, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा है, दोनों का स्टार्ट सेम आपने ले लिया, Z1 के बराबर कर दिया। x1 और y1 पे भी a डाल के देखते हैं वो कहाँ जा रहा है, x1 पे a डालें तो x2 पे जा रहा है, y1 में a डालें तो वो y1 पे जा रहा था। इसी तरह आप यहाँ पर b डालते हैं x1 पे
तो कहाँ जा रहा था, x1 पे ही जा रहा था, और y1 पे b डालते हैं तो हमें पता है y1 पे b डालने पे वो y2 पे जा रहा था। इसी तरह से आपकी दो नई स्टेट्स बन गई z2 और z3। इन सब पे यही प्रोसेस जब आप रिपीट करते हैं तो आपकी नई स्टेट फॉर एग्जांपल क्या बन जाती है, z4। फिर z4 के लिए भी आपको करना पड़ेगा यही सारा प्रोसेस, इसमें आप फर्दर a और b डालते हैं तो आप देखते हो आपकी z5 बन जाती है। ये प्रोसेस तब तक आप रिपीट करते रहते हो जब तक आपकी कंप्लीट स्टेट्स नहीं आ जाती। तो ये हमारा और वाला पार्ट था, ठीक है, ये हम क्लास में कर चुके हैं इसलिए मैं इसका ओवरव्यू दे रही हूँ। हमने एक और एग्जांपल भी इसकी कर ली थी। इसके बाद वो आपको कह रहे हैं यहाँ देखो फाइनल स्टेट्स तीन लिखी हुई हैं। वो उसने कैसे फाइनल स्टेट लिखी है, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई फाइनल स्टेट अगर है तो वो जो कंबाइंड स्टेट आपकी हुई है वो भी फाइनल स्टेट बन जाती थी। जो आपने कंकैटिनेशन में किया था, कंकैटिनेशन में अगेन आपके पास यहाँ दो फाइनाइट ऑटोमेटास गिवन है x1 और y1। अब इसको कंकैटिनेट कैसे करेंगे कि इसका स्टार्ट और इसका एंड तो सेम रहेगा, बट इसके एंड को x3 को आप y1 से कंबाइन कर देंगे और उसका एंड जो ओवरऑल जो नया ऑटोमेटा बनेगा उसका स्टार्ट x1 होगा और एंड y2 होगा, और कंबाइनिंग पॉइंट इसका एंड और इसका स्टार्ट है। तो x3 और y1 को कॉमन सेंस के थ्रू अगेन आप कंबाइन करोगे, क्योंकि यहाँ लिखा है शुरू b से होना चाहिए, इधर लिखा है खत्म b पे होना चाहिए। तो उन दोनों को अपने कंबाइन करते हुए शुरू b पे हो गया है, उसके बाद जितने मर्जी a लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट b का एरो x3 और y1 को कंकैटिनेट करते हुए b का एरो कहाँ जाएगा, ये इसका सोल्यूशन यहाँ पे है ना कि z1 तो x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, Z3 जो है x3 और y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी A पे तो सेल्फ लूप है, बट B पे वो डिसाइड कर रहा है कि सेल्फ लूप नहीं लगेगा, वो आगे Z4 यानी y2 पे जाएगा, क्योंकि अगर वो B कंटेन कर लेता है तो इसका मतलब है वो खत्म भी B पर हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में इसकी जो कंकैटिनेशन है वो बता रही है कि यहाँ पर आपके पास क्या है कि दो फाइनाइट ऑटोमेटा को आपने कंकैटिनेट करके लिख दिया है, ठीक है। अब जो आपके पास नया जो टॉपिक था इसके बाद हमने जो पढ़ा था न्यूज थ्योरम के थर्ड पार्ट के बाद, वो एनएफए था। एनएफए को यहाँ ऑफिशियली वो कह रहा है कि मैंने आपको एक बताया था कि टीजी के अंदर ही उसका पार्ट होता है एफए और एनएफए, ठीक है। तो एफए जो है वो बेसिकली उसमें आपके पास क्या था, नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर नहीं होता, बट अगर एक स्टार्ट है, एक मल्टीपल जीरो और मल्टीपल एंड्स हो सकते हैं, पर अगर उसी चीज एफए के अंदर हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एनएफए। और इटसेल्फ एनएफए भी एक टीजी ही होता है, बट टीजी से फर्क कैसे हो रहा है ये कि इसमें एक यूनिक स्टार्ट है जैसे एफए के अंदर होता है। टीजी और एनएफए में मेन फर्क जो है वो यूनिक स्टार्ट, और बाकी नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर तो दोनों के अंदर था ना, एनएफए में भी था और टीजी में भी था, तो वो तो अलाउ है, बट यूनिक स्टार्ट दोनों में ही होना चाहिए, एफए में भी और एनएफए में भी। बट टीजी के अंदर यूनिक स्टार्ट नहीं भी हो सकता, मल्टीपल स्टार्ट हो सकते थे। फर्दर एक और जो मेन डिफरेंस आपको एनएफए से टीजी में नजर आ रहा था कि जो एजेस पे लेबल है वो आप एक या एक से ज्यादा भी लिख सकते थे, एनएफए में नहीं लिख सकते, एफए में टीजी में लिख सकते हैं। इसके अलावा हमने जो मल्टीपल स्टार्ट और मल्टीपल लेबल अल्फाबेट्स को रीड करने के अलावा और कोई डिफरेंस नहीं था, ठीक है। इस चीज को जो फर्दर है आगे मैंने समराइज करके भी लिखा हुआ है इसी लेक्चर के आखिर में। और यहाँ ऑफिशियली हमने एनएफए को डिफाइन कैसे किया था कि काउंटेबल के अंदर कैपिटल क्यू जो है वो सेट है और कैपिटल एफ भी एक सेट ऑफ स्टेट्स है, बट कैपिटल क्यू किन सेट ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑल सेट ऑफ, जिसमें इंटरमीडिएट स्टार्ट एंड एंड स्टेट्स आ जाती हैं। समेशन का साइन आपके पास किस चीज को रिप्रेजेंट करे, अल्फाबेट को, जिसमें आपके पास लेटर्स हैं। Q0 इज द स्टार्ट ऑफ द स्टेट एंड F इज अ सेट ऑफ एक्सेप्टिंग फाइनल स्टेट्स, ठीक है। तो कैपिटल में लिखा है इसका मतलब वो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ वो डिफाइन कर रहा है कि आप एक स्टेट में कोई भी एक अल्फाबेट में से कोई लेटर रीड करते हो तो वो आपको ट्रांजिशन कर देता है टू द नेक्स्ट पॉसिबल स्टेट, ठीक है। तो जो आपके पास पावर ऑफ क्यू, पावर सेट ऑफ द क्यू लिखा हुआ है वो 2⁻⁴ इसीलिए लिखा हुआ है कि ये पॉसिबल स्टेट्स आगे कॉम्बिनेशंस पे आप लेकर जा सकते हो। यहाँ पर एनएफए के अंदर आपके पास एक जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर लिखा हुआ था वो इसी वजह से आ रहा था कि ए के भी आर्बिट्रेरीली काफी पाथ हो सकते हैं और बी के भी हो सकते हैं। अभी हम 2 पे फोकस कर रहे थे। यहाँ ए के 2 पाथ्स जा रहे हैं। अगर आप सिंगल यहाँ पर ए रीड करते हो तो या तो वो Q1 पे स्टक हो जाएगा या वो Q3 पे हो जाएगा, बट अगर आप इसको इनपुट देते हो डबल ए,
अगर आप इसको डबल इनपुट देते हो तो फिर एक पाथ क्या है कि वो Q2 पे जाके एक्सेप्ट हो सकता है और एक पाथ क्या है वो Q3 पे जाके स्टक हो सकता था। फिर हमने एक और एग्जांपल की थी, अगर फॉर एग्जांपल Q3 पे चला जाता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं और Q2 पे जाता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर अगर इनके दरमियान लेमडा आ जाता है तो कैसे रीड करते थे? पहला हमने ए रीड किया है, ए को रीड करने से आप कहाँ जा रहे थे? नेक्स्ट इनपुट पे। हेडर जो है वो अगली इनपुट पे रीड कर रहा था। अब आप अगर नल को रीड कर रहे हो तो आप नोट करना उसने हेडर ए पे ही रखा है, क्योंकि उसने इनपुट से तो कुछ रीड नहीं किया। नल इज लाइक अ टेलीपोर्टेशन, यानी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बगैर कुछ रीड किए पहुंच जाते हो। बट अगर आप Q2 से Q3 पे जाओगे तो आप ए को रीड कर रहे हो, ठीक है, और आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है। इसके अलावा हमने ये वाली एक एग्जांपल की थी, थोड़ा सा मैं स्किप कर रही हूँ, ये सारी एनिमेशन है, आप इसको देख के बड़ी आसानी से, हमने क्लास में ही किया हुआ है, ठीक है। एनिमेशन सारी वन बाय वन एक एक स्लाइड से हमने देखी हुई है, आप उसको खोल के देखोगे तो फिर भी समझ रिवीजन आपकी हो जाएगी आराम से। अब ए भी लिखा है तो ए और बी अगर आप रीड करते हो तो एक्सेप्टिंग स्टेट तक जा रहे हो, बट उसके बाद आप नल एक्स लिखते हो और Q3 के बाद एक एरो Q0 की तरफ जा रहा है नल पे, ये इसके पीछे हाइड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है, बट इससे हमें ये बात तो क्लियर होगी इसमें नल तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, सिंगल ए बी एक्सेप्ट हो रहा है और इसके बाद ए बी का पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो अगर वो रिपीट आपके पास हो रहा है तो इसका मतलब है ये ए बी प्लस की एग्जाम्पल है। इसी तरह एक और एनएफए की एग्जांपल आपको दी हुई थी कि आपने 10 को रीड करना है, तो ये 1 रीड किया और ये Q1 से Q0 पे ये वापस एरो आ रहा था, तो 10 का आप पैटर्न यहाँ पर रीड कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इसको रीड करते जा रहे हो बट जीरो पे एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर भी है, कहाँ? Q1 के ऊपर। अगर Q1 पे आप 0 रीड करते हो तो आप Q0 की तरफ भी जा सकते हो और Q2 की तरफ। अगर आप Q2 की तरफ एरो अपना डायरेक्शन जो है फ्लो ले जाते हो तो ऑब्वियसली वो ऐसी चॉइस है जिधर आप कभी भी एक्सेप्टिंग स्टेट की तरफ नहीं जाते, बट अगर आप Q0 की तरफ चले जाते हो तो वो 10 का पैटर्न एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। इवन तो अगर यहाँ से अगर तो ठीक है आपका एरो वापस आ रहा होता, फिर क्या होता? फिर क्या ये वाला पैटर्न उसमें आता? नहीं, ये पैटर्न नल यानी स्टार्ट और एंड स्टेट सेम है, नल एक्सेप्ट होगा। 10 का पैटर्न आ रहा है यानी 10 होल स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इसके अलावा आप खाली नल डाल के भी Q2 पे फंस सकते हो और 0 और 1 का कोई भी यहाँ से Q1 से डायरेक्शन लेकर Q2 पे पहुंचो तो भी आप ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। इसी तरह और भी ढेर सारी एग्जांपल्स हमने क्लास में इसकी की थी, तो आई गेस ये मुझे अब दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट सारी ये एनएफए की एग्जांपल्स थी। ऑब्वियसली एनएफए में जब हम एक एफए को लेके जाते हैं बहुत ही आसान और नेचुरल किस्म की हमारी डायग्राम बन जाती है, उसकी मशीन बन जाती है, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 7 अब आपको ये समझा रहा था, हमने ये क्लास में डिस्कस किया था कि हर एनएफए के लिए कोई ना कोई फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। कैसे? कि नील्स थ्योरम का पार्ट 2 हमें क्या कह रहा था कि आपके हर जो भी आपके पास लिखा हुआ है ना टीजी, उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, जो पेपर में आपको सवाल आया था और आप लोग सारों ने गलत किया है, ठीक है। काफी गंदे मार्क्स आए हुए हैं। तो एनएफए को अगर हम कन्वर्ट करें हैं, सॉरी टीजी को अगर हम कन्वर्ट करें आरई में, तो एनएफए भी तो एक टीजी होता है ना, तो इसलिए वो आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एनएफए की भी कन्वर्जन हो सकती है आरई के ऊपर। अगर वो आरई में कन्वर्ट हो सकता है तो फर्दर वो कह रहा है कि जो आपके पास तीसरा पार्ट जो अभी मैंने आपको रिवाइज करवाया उसमें क्या था कि हम उस आरई का एफए भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने एनएफए को टीजी के बराबर कहते हुए उसकी आरई बना सकते हो और उस आरई को फर्दर आप फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 10 आप एनएफए को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जो मैंने आपको कहा था आगे समरी दी हुई है कि एफए में सिर्फ एक स्टार्ट और 0 और मोर फाइनल स्टेट्स हैं, बट इसी के अंदर फर्दर आप नल ट्रांजिशन और नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर ऐड कर देते हो तो वो कहाँ आ जाता है? एनएफए में। इसी के अंदर फर्दर आप मल्टीपल स्टार्ट्स और मल्टीपल लेटर्स ऑन द एजेस अलाउ कर देते हो तो वो आपके पास एक टीजी बन जाती है, ठीक है। अब जो मैंने कहा था लेक्चर नंबर 5 की जो पीपीटी है उसको फर्दर एक्सटेंड किया हुआ है एक लेक्चर 5 के पीडीएफ में एग्जांपल्स के थ्रू, और लेक्चर नंबर 6 के अंदर भी एग्जांपल्स आपको दी हुई है। वो यही एग्जांपल्स को ही फर्दर कर रहा है कि आपने फॉर एग्जांपल एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और उस रेगुलर एक्सप्रेशन में अगर तो प्लस हो रहा है तो क्या करेंगे? दो सेपरेट फ्लो पाथ में स्प्लिट कर देंगे, एक आर का पाथ हो गया, एक एस का पाथ हो गया, और अगर आर और एस आपस में कंकैटिनेट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे? आर को एक स्टेट
ऐड करके और एस को स्टेट ऐड करके सेपरेट कर दिया हुआ है, यानी एक आर का पाथ हुआ, फिर एक स्टेट ट्रांजिशन हुई, आर एस रीड करने पे आप जी स्टेट पे पहुंचोगे। अब नेक्स्ट जो आ रहा था आर स्टार, यानी आर स्टार करना है तो एक नल का पाथ भी होना चाहिए और एक सेल्फ लूप आर की होनी चाहिए जो अपने आप को दोबारा वहां पर लेकर जा रही हो। इसको फर्दर हम और भी डीप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि लेक्चर नंबर 6 के अंदर मैं यहाँ स्लाइड यहाँ पर मैंने आपको कुछ ना मशीन्स करवाई थी, जैसे ये वाली एक मशीन एनएफए की है और ये दूसरी एनएफए की मशीन थी। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप उसका नील स्टार लेते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि एक नल का पाथ डायरेक्ट होता है और एक नल का पाथ उसके पैटर्न को दोबारा रिपीट करके भी दे रहा होता है। तो अगर आप इस तरह से लिखते हो तो ये प्रॉपर नल के थ्रू सॉल्व हुआ हुआ है, बट आप ऐसे भी उसको अपने रेगुलर एक्सप्रेशन को अपने सेल्फ लूप के ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब एक एग्जांपल हमने की थी, अगली वाली हम नहीं करेंगे क्योंकि हम ये कर चुके हैं और ये रिवीजन है, तो हम एक पे ही रिवाइज कर लेते हैं। ए स्टार लिखा हुआ है प्लस ए बी लिखा है, तो इन दोनों में ऑब्वियसली क्या हो रहा है, दो फ्लो सेपरेट हो रहे हैं। एडिशन थी, आपने एक ए स्टार का फ्लो बना दिया और एक ए बी का फ्लो बना दिया। अब नेक्स्ट चीज आपको, या तो आप स्टार वाली चीज को हैंडल कर लो या इसको कर लो। हम स्टार वाले को करते हैं, तो हमने एक नल पाथ अलाउ कर दिया और एक ही एक लूप लगा दिए, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी फर्दर डिटेल में लिख के कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर नल एनएफए बना रहे हो तो फिर वो जो दूसरा तरीका उससे करोगे। नेक्स्ट आपके पास ए बी को कंकैटिनेशन हो रही थी, बहुत बच्चों वाली चीज है। क्या करोगे, ए का फ्लो पीछे कर लोगे, बी का फ्लो और बीच में एक स्टेट ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया है, आपका एनएफए जो आपने डिजायर किया था, ठीक है। अब इसके बाद इस वाले एक्सप्रेशन जो आपको ये दिया हुआ है डीएफए, इसको आप आरई में कैसे इक्विवेलेंट शो कर सकते हो, वो आपने प्रैक्टिस की हुई है कि ए बी को एक्सेप्ट कर रहा है तो फाइनल स्टेट तक पहुंच गया। उससे पहले आप जो मर्जी एंटर करो, आपने एक ऐसा रास्ता बनाया होता है जिससे वो यानी आपने बी लिखते रहो, शुरू में ही रहोगे, एक ए के बाद जितने मर्जी ए लिखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसके बाद बी लिखने पे आप आगे चले जाओगे। बट फिर से आपने ए बी का पैटर्न अगर तोड़ दिया है तो इसका मतलब है कि आप ए प्लस बी होल स्टार पे कंटेन करते हो, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा में तो हम फर्स्ट अकरेंस ऑफ डबल ए बी को ही डिटेक्ट कर लेंगे ना। अगर आप पहली अकरेंस आ गई है डबल ए बी की तो आपको भी हाँ एक्सेप्टेबल है। बट अगर यूजर की इनपुट फिर भी रहती है, यानी डबल ए बी के बाद भी कुछ लिखा हुआ है, तो वो तो एंड तो नहीं हो रहा, तो आप उसको देखोगे ए पे भी हैंडल करोगे और फिर उसको बी के लिए भी हैंडल करोगे। तो हमने ये एग्जांपल ये वाली भी क्लास में की थी। फर्दर ये जो NFA2 आपके DFA की कन्वर्जन्स है, ये आप जो है फर्दर हम लेक्चर नंबर 5 और 6 से भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने जो PDF था उसमें हमने ये देखा था कि हम एक RE गिवन है उसका NFA बना सकते हैं और उस NFA को FA में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उस FA को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसमें 3 एग्जांपल थी, A स्टार प्लस AB की हमने की थी, एक A स्टार की थी और एक AB प्लस C होल स्टार D की। तो ये जो तीसरी वाली एग्जांपल थी ना, ए बी प्लस होल स्टार डी वाली, ये वाली इस जो लेक्चर नंबर 5 में गिवन है मिनिमाइज तरीके से, यहाँ हम प्रॉपर थ्योरम को इस्तेमाल करके इसका एनएफए बनाएंगे, नल एनएफए, और फिर उस नल एनएफए को भी एफए में कन्वर्ट करेंगे और फर्दर इसको मिनिमाइज करेंगे। तो यहाँ जो इसका एनएफए बना होगा वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज एनएफए बना हुआ था, तो इसमें आपको एफए में कन्वर्ट जब आप करते हो ना तो उसका सोल्यूशन ऑटोमेटिकली मिनिमाइज निकलता है। बट यहाँ जब हम थ्योरम के थ्रू इसको करेंगे तो वो बहुत ही बड़ी सी डायग्राम बनेगी और उसको फिर हम फर्दर मिनिमाइज करेंगे। दोनों एक ही एग्जांपल्स को ही सॉल्व किया हुआ है, बट फर्क दोनों में ये है कि उसमें नल की जो ट्रांजिशंस है लेक्चर नंबर 6 के अंदर, क्योंकि आप थ्योरम के थ्रू कर रहे हो तो बहुत ज्यादा नल्स थे, तो इसलिए उसकी जब मिनिमाइज एफए बनती है तो वो इतनी ऑप्टिमाइज नहीं होती। अच्छा, अब हम वापस आते हैं लेक्चर नंबर 5 की पीपीटी पे। यहाँ तक तो किसी को कोई क्यूरी तो नहीं है, ताकि मैं वो पीडीएफ्स पे मूव कर जाऊं, ठीक है। अच्छा, ये हमने 2 दफा क्लास में रिवाइज किया हुआ है, ठीक है। और आपके पास हमने यहाँ एक एग्जांपल ली हुई है ए स्टार प्लस
ए बी। अब आपके पास लिखा हुआ है ए स्टार प्लस ए बी, तो आपका ए बी का पाथ भी है और यहाँ ऊपर जो है वो ए स्टार को भी दे रहा है, यानी नल भी आ सकता है और ए का पैटर्न दोबारा रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको अगर आपने एफ ए में कन्वर्ट करना था तो सबसे पहले, क्योंकि एन एफ ए और एफ ए में एक ही स्टार्ट पॉइंट होता है 1, तो आप 1 का सबसे पहले नल क्लोजर लेते हो, तो 1 का नल क्लोजर लेते हैं तो वो 2 पे भी जा सकता है, वो 3 पे भी जा सकता है और 5 पे भी जा सकता है। तो 1 2 3 5 को आपने क्या कर दिया है, एक कंबाइन करके एक नई स्टेट बना दी है कैपिटल ए। अब आप गौर से देखो, इसमें ए की दो एजेस हैं, यानी एक 2 पे आपको 3 पे लेके जा रही है और एक 1 पे 4 पे, तो क्या यहाँ 1 और 2 है? यस। तो 1 और 2 पे वो कहाँ लेके जा रही है, 2 से वो आपको 3 पे लेके जा रही है और 1 से 4 पे, तो आपने 3 और 4 को ए एंटर करने पे, कैपिटल ए पे, ए रीड करने पे वो आपको नई स्टेट 3, 4 पे लेके जा रही है और उसको हमने 3 और 4 को कंबाइन करके एक नया नाम दे दिया है कैपिटल बी का। और बी एंटर करने में, क्योंकि 1 3 5 पे कोई बी एजेस नहीं है, सिर्फ 4 पे थी, तो 4 तो यहाँ पे नहीं था, तो 4 के अगेंस्ट आपने क्या किया, यहाँ पे नहीं था, तो आप कैपिटल ए में अगर आप बी एंटर करते हो तो कहीं भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने 3 और 4 का नल क्लोजर लेना है। जब आप 3 और 4 का नल क्लोजर लेते हो तो आप देखोगे आप 3 4 इटसेल्फ पे तो जा सकते हो, इसके अलावा 5 और क्योंकि 3 से आप 5 पे जा सकते हो और आगे 3 से आप वापस 2 पे भी जा सकते हो, तो इसलिए आपने लिखा है 3 4 5 2। अब इस पे भी आप इन चारों पे आप देखोगे ए एंटर करेंगे तो कहाँ जा सकते हैं और बी एंटर करेंगे तो हम कहाँ जा सकते हैं। इसी तरह आप देखोगे आपकी दो नई इक्वेशंस बनी है, एक 3 और एक 5, तो 3 को आपने सी कह दिया और 5 को आपने डी कह दिया। 3 का जब आप नल क्लोजर लेते हो तो वो आपको 3 2 5 पे लेके जा रही होती है और इन तीनों पे हम देखते हैं ए एंटर करने पे कहाँ जाएंगे और बी एंटर करने पे कहाँ जाएंगे। जब आपने ए एंटर किया तो अगेन वो किस पे जा रही थी, 3 पे, तो 3 का पहले से नाम क्या था, सी। और जब आप 5 पे देखते हो, क्योंकि 5 से तो कोई आउटगोइंग एज है ही नहीं, तो क्लियरली ए और बी एंटर करने पे आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। तो हमने इसको समराइज कर लिया था अपने इस ट्रांजिशन टेबल के ऊपर, यानी कैपिटल ए के ऊपर अगर आप स्मॉल ए लिख रहे हो तो आप कहाँ जा रहे हो, कैपिटल बी के ऊपर। ये कहाँ से पता चला, हमने यहाँ पे किया था कि इस कैपिटल ए इक्वेशन के ऊपर जब हम ए एंटर कर रहे हैं तो हम अपनी स्टेट बी के ऊपर जा रहे हैं और बी एंटर करनी है तो हम कहीं पे भी नहीं जा रहे। तो वो जो ऊपर हमने स्टेप्स लिखे थे उसको हमने एक ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर लिया था। यहाँ तक तो किसी की कोई क्यूरी तो नहीं है? क्लियर है सबको? मैं इस assumption पे अभी चल रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों के चेहरे नहीं नजर आ रहे, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास आता है, इस ट्रांजिशन टेबल को आपने अपने एफ ए में कन्वर्ट करना है, यानी ए की दो एजेस होंगी ए और बी। ए पे ए एंटर करने पे कैपिटल बी पे जा रहे हैं, बी एंटर करने पे आप ट्रैप हो रहे हो, ठीक है। बी पे ए एंटर करने पे आप सी प्लस पे जा रहे हो और बी एंटर करने पे आप डी पे जा रहे हो। सी पे ए एंटर करने पे एक सेल्फ लूप है और बी की कोई एज नहीं है, वो ट्रैप होगी, और डी से कोई आउटगोइंग एज नहीं है, ठीक है। तो जो आपके पास दूसरी प्रॉब्लम थी वो ए स्टार थी, तो अब आप नोट करो इसमें अल्फाबेट सिर्फ और सिर्फ ए है, तो ए स्टार को आप और भी तरीके से बना सकते हो। यहाँ उसने बनाया है कि आप नल पे भी एंड हो सकते हो और सिंगल ए करके भी फाइनल स्टेट तक पहुंच सकते हो और इस पैटर्न को रिपीट भी कर सकते हो, ठीक है। इसका एनएफए बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, इस एनएफए को एफए में कन्वर्ट करना है। तो 1 का जब हम लेते हैं नल क्लोजर तो वो 2 पे जा रहा था और 1 और 2 पे ए एंटर करने पे सिर्फ 1 का ऑप्शन है कि 1 पे ए एंटर करोगे तो 2 पे जा रहा है, तो उसको आपने नाम दे दिया कैपिटल बी का। इसी तरह अब आप बी का नल क्लोजर लेते हो, यानी 2 का नल क्लोजर लेते हो, तो वो ऑब्वियसली 2 और 1 ही बन रहा है। देख के आपको बजाहिर भी समझ आ रहा है कि सेम ही रिपीट हो रहा है, तो आप यहाँ पे भी खत्म कर सकते थे कि वो उसके बराबर है, बट एनीवेज हमने नहीं किया, हमने कहा 2, 1 लिख दिया, ठीक है। और उस बी पे अब हम ए एंटर कैपिटल बी के ऊपर ए एंटर करते हैं, यानी 2 और 1 पे आपको किधर लेके जा रहा है, अगेन 2 पे, जिसको आपने पहले नाम दिया हुआ था बी। तो अगर आप इसका टेबल बनाते हो तो वो बनता है कैपिटल ए पे स्मॉल ए एंटर करो तो वो कैपिटल बी पे जा रहा है, और कैपिटल बी पे स्मॉल ए एंटर करो तो अगेन वो कैपिटल बी पे जा रहा है, यानी इनका पैटर्न सेम है। तो वो कह रहा है वो डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन है, इसको मिनिमाइज करके हम कैपिटल ए का ही नाम दे देते हैं
उसी जगह ही जा रहा है ना, बी पे ए एंटर करो तो कैपिटल बी पे जा रहा है, ए पे ए एंटर करो तो कैपिटल बी पे जा रहा है। तो आप उसको इस तरह बनाने के बजाय आप एक काम करो, मिनिमाइज कर लो, और मिनिमाइज जब हम कहते हैं तो ए के ऊपर स्मॉल ए एंटर करने पे वापस वो कैपिटल ए पे ही आता है। इसके बाद तीसरी एग्जाम्पल यहाँ पर आप प्लीज इसको नोट करना, ये हम क्लास में काफी दफा इसको मैं जिक्र करती हूँ, ए बी प्लस सी होल स्टार फिर डी। अब इसको जब उसने बनाया तो ए बी का एक पाथ बना लिया और एक सी का पाथ बना लिया, बीच में नल देख के बना रहा है ना, और एक डी से एंड पे कनेक्ट कर दिया, यानी आप इसमें से कुछ ले लो या नल ले लो, ठीक है, यानी ए बी का पाथ ले लो या सी का पाथ ले लो, तो उसके बाद एक दफा डी एंटर करके जा सकते हो, और ये वापस जो नल जा रहा है वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप ए बी भी लेस का पैटर्न रिपीट कर सकते हो, चाहो तो सी को भी रिपीट कर सकते हो। यानी ए बी और सी में आपके पास, मैंने आपको बताया था ना, आर वन प्लस आर टू होल स्टार का यही मतलब है, नल भी आ सकता है, आर वन भी आ सकता है, आर टू भी आ सकता है, आर वन आर टू का कोई भी कॉम्बिनेशन आगे पीछे होके हो सकता है, क्योंकि आप लूप बैक कर रहे होते हो। तो यहाँ पर वो चीज 100% हो गई है, आपने बड़ा ऑप्टिमाइज किस्म का एनएफए डिजाइन किया है। अच्छा वो तो हो गया है, पर अब इसको एफए में कन्वर्ट करना है। तो अगेन क्योंकि यहाँ अब आपने नोट करना है कौन कौन से इनपुट लेटर्स आपके अल्फाबेट में है, ए बी सी डी, तो जब भी आप नल क्लोजर लेते हो 1 का, तो आपने नोट तो कर लिया ये 3 पे जा रहा है, 1 और 3 पे, बट 1 और 3 पे अब आपने ए को नहीं सिर्फ देखना, आपने ए बी सी डी तीनों चारों को देखना है, ठीक है। तो ए पे ए की अब इसमें आसानी क्या है कि इसमें ए की भी एक ही एज है, सी की भी एक ही एज है, बी और डी की भी एक ही एज है। तो जब एक एज है तो अगर 1 लिखा होगा ना तो 1 किधर जाएगा, 2 पे। यहाँ अगर 2 लिखा हुआ है नहीं तो वो कहीं पे भी नहीं जाएगा। यहाँ 1 लिखा हुआ है यस, तो सी पे कहाँ चला जाएगा, वो 3 पे। और 3 लिखा हुआ है यस, तो 3 कहाँ चला जाएगा, 4 पे। तो इन नई जो इक्वेशंस बनी है बी ए और सी, तो ये 3 को आपने ए क्यों कहा है, क्योंकि वो पहले से ही हमें, जैसे पीछे तो हमने नहीं किया ना, हमने जस्ट समझाने के लिए इसको इलेबोरेट किया, मिनिमाइज नहीं किया। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, वो 3 को सेम ही बात कर रहा था। तो वो अगर सेम बात कर रहा है तो नीचे आपको 3 को नल क्लोजर लोगे तो वो अगेन क्या बन जाएगा, 1,3, वो सेम ही रिपीट हो रहा है। तो क्या चीज रहेगी, 2 और 4, 2 का और 4 का नल क्लोजर ले भी लो तो वो कहीं नहीं जा रहे, यानी 2 और 4 इटसेल्फ ही आएंगे। तो 2 पे सिर्फ एक ही आउटगोइंग एज है बी, और 4 पे तो कोई आउटगोइंग एज है ही नहीं। तो आपने क्या किया, 2 पे बी पे किधर लिख दिया, 3 पे जा रहा है, और 3 किसके बराबर था, कैपिटल ए के बराबर था, बाकी तो कोई आउटगोइंग एज नहीं है। इसी तरह 4 पे भी कोई आउटगोइंग एज नहीं है। जब आप इसका ट्रांजिशन टेबल बनाते हो तो कुछ ऐसा बनता है, सी पे तो कोई नहीं थी, बी पे से बी पे कैपिटल ए पे जा रहा था, और बाकी तो हमने ये भी ऊपर बनाया। इसमें फर्दर मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं है, और ये इसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन आता है। बट अगर आपका एनएफए कुछ ऐसी शक्ल का होता है, ये उसी रेगुलर एक्सप्रेशन का एनएफए बना हुआ है, तो इसमें ढेर सारे नल्स है ना, तो जब आप इसको नल क्लोजर लेते हो ना 1 का, तो अब वो कहाँ कहाँ जा सकता होगा, वो 5 पे भी जा सकता होगा, वो 9 पे भी जा सकता है, वो 6 पे भी जा सकता है, वो 3 से 4 पे भी जा सकता है, और वो 4 से फर्दर नल नल रीड करके 1 पे भी जा सकता है। तो जब हम 3 का नल क्लोजर नीचे जाके लेंगे ना, आप देखोगे ये डायग्राम दी हुई है, ठीक है, और इस 3 का नल क्लोजर उसने कहा है आप 3 पे भी जा सकते हो, 5 4 9 6 1 पे भी जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ढेर सारे नल ऐड हो गए। अब ये ढेर सारे नल क्यों ऐड हुए हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको लेक्चर जो है वो 7 स्लाइड से शुरू कर रही हूँ, 7 पेज से शुरू कर रही हूँ। 7 पेज पे ये जो शुरू में बातें लिखी हुई हैं ये हमने पीपीटी में भी पढ़ ली हुई है, पर इसमें थोड़ी सी जो चीजें आपको एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन की गई हैं कि आपको अगर कहा जाता है आप ए स्टार बी स्टार का बनाओ, ये हमने क्लास में भी बनाने की कोशिश की थी ए स्टार बी स्टार का। तो आप कहते हो कि स्टार्टिंग स्टेट पे जितने मर्जी ए रीड कर ले, ठीक है, करता रहे, हमें कोई मसला नहीं है, बट अगर उसके बाद वो नल रीड करके जितने मर्जी बी रीड कर ले, तो ये ए स्टार हो गया और ये बी स्टार हो गया। यहाँ सीक्वेंस मैटर करता है कि पहले ए की सीरीज आएगी और फिर बी की। आप चाहो तो नल करके से बी की सीरीज भी ले सकते हो, और बी स्टार को नल करके सारी ए की सीरीज भी ले सकते हो। बट अगर आपके पास ये नल ना होता तो आप ट्रांजिशन
नहीं कर सकते एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे। ये दो स्टेट्स इसीलिए बनाई है क्योंकि यहाँ सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपने इसका एफए बनाना होता तो फिर क्या होता, यहाँ दो फाइनल स्टेट्स होती, यानी ए की सीरीज भी एक्सेप्ट हो रही होती, ये भी फाइनल होता, तो नल यहाँ पे भी एक्सेप्ट हो सकता है, और नल की जगह आपको यहाँ बी लिखना पड़ता और वो फाइनल स्टेट की तरफ लेके जा रहा होता। तो नल लिखने से वो आपको कह रहा है कि आप काफी नियर टू नेचुरल सोल्यूशन डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, अब फर्दर मशीन हॉल्टिंग यानी आपकी जो फाइनल स्टेट है, जो आपने मशीन को एक्सेप्टिंग स्टेट की तरफ लेके जाना, वो इसके बारे में ये कह रहा है कि नल की वजह से इवन दो आप सारी अपनी कंप्यूटेशन रीड कर चुके हो और आप अगर फॉर एग्जांपल फाइनल स्टेट तक नहीं भी पहुंचे या पहुंच भी गए हो, स्टिल आप नल अगर आगे फर्दर स्टेट्स जा रही हैं, उस लेमडा जो नल मूवमेंट है उसकी वजह से आप अपनी स्ट्रिंग को फर्दर हॉल्ट पोजीशन, अपनी मशीन को हॉल्टिंग पे लेकर जा सकते हो। यानी अगर ये बात नहीं समझ आई, यहाँ पर फॉर एग्जांपल इनपुट सारी रीड हो गई बट नल के थ्रू आपको ये फाइनल स्टेट नहीं थी, तो नल के थ्रू वो रीड करके हो सकता है कहीं से आपको फाइनल स्टेट तक लेके चला जाए। ठीक है, आगे आपको यहाँ पर लेमडा ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि लेमडा ट्रांजिशन जो है वो दो मशीन्स को, सिंपल मशीन्स को आपस में कंबाइन करके आपको अलाउ करती है कि आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन भी डिजाइन कर सकते हो। जैसे ये वाला हमने रेगुलर एक्सप्रेशन देखा था कि ये तो डबल बी कंटेन कर रहा है और ये आपके पास क्या कर रहा है, बी प्लस ए बी होल स्टार, और इसके अलावा आप इस पे से अगर कोई पैटर्न नहीं भी यूज करते तो सिंपल आगे ए को भी इस्तेमाल कर सकते हो और नहीं भी कर सकते। तो इसका उसने मशीन कैसे बनाई थी कि शुरू में आप बी भी इस्तेमाल कर सकते हो और अगर आपने ए लिखा है तो उसके बाद बी का पैटर्न भी रिपीट हो सकता है, और चाहो तो नल भी आ सकता है क्योंकि यहाँ से भी नल आ सकता है, यहाँ से भी नल आ सकता है, और सिर्फ ए को भी एक्सेप्ट कर सकती हो। अब ये दो डिफरेंट मशीन्स थी, ठीक है, दो डिफरेंट एनएफए बने हुए हैं, यानी एनएफए ये बी का नॉन डिटर्मिनिस्टिक पाथ है। ठीक है, और आप कह रहे हो कि इन दो मशीन्स को हम क्या करें, दोनों को आपस में यूनियन कर लेते हैं। जब आप यूनियन करते हो इन दोनों मशीन्स की, तो उसका मतलब है दो रेगुलर एक्सप्रेशंस के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है और हो रहा है, तो और को वो कहता है कि इन दोनों के स्टार्ट को एक नए स्टार्ट को बनाकर नल के थ्रू दोनों को जोड़ दो। सही है, सिंपल आपने नल ऐड किए क्यू नॉट पे और इन दोनों के स्टार्ट्स को कनेक्ट कर दिया। फर्दर वो आपको कहता है कि अगर आपने दो मशीन्स को आपस में क्या करना है, कंकैटिनेट, तो कंकैटिनेट तो आपस में इस रेगुलर एक्सप्रेशन को दूसरे रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ कंकैटिनेट करना है जो लिख दिया है। रेगुलर एक्सप्रेशन में तो बड़ा आसान है, दोनों को लिख दो कि पहला रेगुलर एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो उसके आगे दूसरा हो जाएगा। बट अगर आपने उसको एनएफए में करना है तो आप बीच में इस मशीन के आखिर में जो फाइनल स्टेट है एक नल अटैच कर दो दूसरी मशीन के स्टार्ट से। सही है, तो इस तरह से आपकी कंकैटिनेशन भी हो जाती है। और लास्ट आपके पास पार्ट आता है कि आपने उसका स्टार नील क्लोजर लेना है, तो उसके लिए इस एग्जांपल को दिया हुआ है, बट इस एग्जांपल को पढ़ने से पहले मैं आपको थ्योरम जरा दोबारा बता देती हूँ। दो मशीन्स हैं, दो एनएफ नल एनएफए हैं बेसिकली, उनकी जो लैंग्वेज की यूनियन है, जब आप करोगे तो वो उसके एनएफए की आपस में जो यूनियन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, नेक्स्ट आपके पास वो कह रहा है जो दो मशीन्स की लैंग्वेजेस की अगर आप यूनियन कर रहे हो, कंकैटिनेशन कर रहे हो या उसका नील स्टार ले रहे हो, वो एक्सेप्ट एनएफए करेगा, उसकी लैंग्वेज पे फर्क नहीं आएगा, वो रेगुलर थी आउटपुट भी रेगुलर ही आएगी। बट उसके लिए एक चीज की कंडीशन क्या है कि जो फॉर एग्जाम्पल हमने ना एनएफए को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है, कवर में डाल दिया है M1 के, यानी अंदर जो मर्जी हो रहा है हमें उससे अभी नहीं है, अंदर हो सकता है वो डबल ए का एनएफए हो सकता है डबल बी का हो, अभी हमें उससे गर्ज नहीं है। दो मशीन्स दो एनएफए हैं, एक का स्टार्ट है Q01, दूसरे का स्टार्ट है Q02, तो उन दोनों स्टार्ट की आप देख लेना इन डिग्री क्या होनी चाहिए, 0, यानी उसकी तरफ जो इनपुट की जो आ रहे हैं ना एरो डायरेक्शंस आ रहे हैं वो आपके पास 0 होने चाहिए और उनकी फाइनाइट स्टेट दोनों की एक एक होनी चाहिए, यानी ऐसे ना हो कि उससे कोई एक एरो बाहर की तरफ भी QF से जा रहा हो, यानी उसकी आउट डिग्री भी 0 होनी चाहिए और QF दोनों का एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप उनको यूनियन कैसे कर सकते हो, एक नया स्टार्ट डालो और उसको नल से कनेक्ट कर दो, और उनकी कंकैटिनेशन कैसे कर सकते हो, उन दोनों मशीन के दरमियान आप नल को ऐड कर दो। फर्दर
एल होल स्टार आप क्या कर सकते हैं, M1 का होल स्टार कैसे कर सकते हो कि क्यू नॉट से क्यू एफ पे एक नल के थ्रू डायरेक्टली जा रहा है, वो आपको स्टार का जो नल है उसका ऑप्शन अवेल करने को दे रहा है, ठीक है। और ये जो M1 के बाद एक नल क्यू एफ से क्यू जीरो पे वापस जा रहा है, वो आपको M1 का जो भी पैटर्न है उसको रिपीट करने की इजाजत दे रहा है, ठीक है। तो ये जो तीसरा पार्ट था, अभी हमने इसकी एग्जाम्पल मैंने अभी आपको छुड़वाई थी। तो यहाँ ना वो आपको एक सिंपल एग्जांपल की तरफ लेके जा रहा है, ये हमने क्लास में किया था कि इवन लेंथ है, पे हम लेके जाना चाहते हैं। तो ये जो आपको NFA दिया हुआ है, ऐसे ही है बेसिकली, इसमें अभी ए और बी फर्स्ट लेंथ पे भी एक्सेप्ट हो सकता है और सेकंड लेंथ पे भी ए और बी एक्सेप्ट हो सकता है, बट अगर हम चाहते हैं कि नल भी एक्सेप्ट हो तो क्या करेंगे, एक नल Q0 से Q2 की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। बट अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो 2 लेंथ का पैटर्न है ये 4 लेंथ पे भी आए, 6 लेंथ पे भी आए और 8 लेंथ पे भी आए, तो क्या करेंगे, Q2 से एक एरो का कहाँ ले जाएंगे, वापस Q0 की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से हम 2 लेंथ, 4 लेंथ, 6 लेंथ, 8 लेंथ बड़ी आसानी से इवन लेंथ को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी का सवाल है रिवीजन में तो प्लीज पूछ लें, मुझे एक रिस्पॉन्स अगर मिल जाए कि क्लियर है तो आई कैन मूव फॉरवर्ड। इसी तरह आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशंस पे भी यही चीज अप्लाई हो रही थी, हमने क्लास में देखा था, दो रेगुलर एक्सप्रेशंस को कंकाटिनेट करना है तो उनके दरमियान नल अटैच कर दो, उनकी आपने यूनियन करनी है और करना है तो इस तरीके से R1 Q0 और Q2 दो स्टेट्स हैं और R1 और R2 का फ्लो डिफरेंट कर देना और उसके दरमियान नल ट्रांजिशंस ऐड कर देनी है। और R स्टार को आप कैसे करोगे, यानी आप चाहो तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन को भी लूप बैक आर कर सकते हो, बट बेहतर तरीका क्या है, मैंने क्या बताया था कि आपने नल से रेगुलर एक्सप्रेशन तक पहुंचे फिर नल ट्रांजिशन से Q2 तक पहुंचोगे, बट उसके ऊपर दोबारा नल से एक बात अपने पास उस रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ वापस आ रहा हो ताकि आप आर को रिपीट भी कर सको, ठीक है। फर्दर आप Q0 से Q2 की तरफ एक सीधे सीधे नल से भी जा सकते हो। अब इस वाली एग्जांपल पे वापस आते हैं, वो जो ऊपर मैंने तरीके बताए हैं वही अप्लाई करेंगे। तो पहले इसमें देखो अंडरलाइन हुए हैं दो चीजें डिफरेंट, उसे ए बी प्लस सी होल स्टार और फिर डी। अब लिखा हुआ है अगर ए बी प्लस सी होल स्टार स्पेस डी, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन और इसको आपस में ही कैसे डी को एक नल ट्रांजिशन के थ्रू कर सकते हो, यानी डी के पहले एक आपने एक स्टेट ऐड कर दिया 1 और उसको रेगुलर एक्सप्रेशन से नल के थ्रू कनेक्ट कर दिया, यानी नल ट्रांजिशन से उस आर से आप स्टेट 1 पे जा सकते हो। बाकी सारी डायग्राम वैसी ही है, अब हम उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते जाने हैं। एक 4 स्टेट ऐड की है, ठीक है। और ये जो ऊपर तीसरा पार्ट नहीं है ये वाला Q0 से Q2 तक का एक नल और एक नल रिपीट पे और एक रेगुलर एक्सप्रेशन की साइटों पे नल, तो वो आपने क्या किया है ए बी प्लस सी के ऊपर वही चीज नल का पैटर्न अप्लाई कर दिया है जो अभी मैंने समझाया है, बट होल स्टार अब गायब हो गया, नील स्टार वाला हो गया काम। अब क्या करना होगा, हमें यूनियन नजर आ रही है, तो यूनियन को हमने कैसे हैंडल किया था, दो सेपरेट फ्लो बना दिए थे, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, एक ए बी का फ्लो बन जाएगा और एक सी का। अब ए बी रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसको अभी ऐसे ही रहने देंगे, सी तो आपके पास सीधा सीधा क्या आ गया, एक लेबल बन गया ना, तो उसको आप 5 से 6 से नल से जोड़ दोगे, फिर सी लिखोगे और 7 को 8 से नल से जोड़ दोगे। अब इसका भी इस रेगुलर एक्सप्रेशन में कंकैटिनेशन हो रही है, आप उसको कैसे करेंगे, हम 9 10 11 12 में ये जो 10 और 11 है एक नल ट्रांजिशन ऐड करके इस रेगुलर एक्सप्रेशन को भी लेवल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इस जो ये सारी थ्योरी लिखी हुई है ना, इसको मैं आपको बोर नहीं करती, मैं इसकी समरी बता देती हूँ कि अब आपके पास ये सारी की सारी जो नल एनएफए बना हुआ है, अब आपने इसको क्या करना है, एफए में कन्वर्ट करना था। तो हमने ये क्लास में किसने सीआर ने किया था आई गेस 3 पे, जब आप नल ऐड करते हो तो अभी बताया था 3 5 4 9 6 1 पे जा सकता है, नल नल को रीड करके भी आप 9 तक भी पहुंच सकते हो, बट अगर आप 10 पे नहीं जा सकते क्योंकि वहां ए लिखा है, वहां आपको इनपुट को रीड करना पड़ेगा। तो अब क्या करना चाहिए, ये जो सारे हैं इन पे इतने लंबे बन गए ना, तो उसका आसान तरीका क्या है, मैंने क्या बताया था अभी पिछली एग्जांपल में, ए की भी एक ही एज है, सी की भी एक ही है, बी की भी और डी की भी, एक्चुअल एजेस जो है वो तो वो थोड़ी सी है ना, तो आप नोट करो ए एंटर करोगे तो 9 लिखा हुआ है,
यस 9 लिखा हुआ है, तो अब वो कहाँ चला जाएगा 10 पे, सही है। और अगर हम बी एंटर करते हैं 11 लिखा है, नहीं बी पे तो कहीं नहीं जाएगा, बट 6 लिखा है, यस, तो सी एंटर करने पे वो कहाँ चला जाएगा 7 पे। और डी लिखा है 1, 1 पे शुरू हो रहा है, तो 1 लिखा है, यस, तो उस पे चला जाएगा 2 पे। यानी जो पैटर्न बनेगा वो कह रहा है कि आप कहाँ जा सकते हो 10 पे, सी एंटर करने पे 7 पे, और डी एंटर करने पे 2 पे, बी एंटर करने पे आप कहीं पे भी नहीं जा रहे। इसी तरह बाकी सारों का भी आप क्या लोगे, नल क्लोजर ले लोगे। अब जो आप 10 पे जा रहे हो ना, 10 का भी नल क्लोजर जब आप लोगे फिर 7 का भी लोगे। फॉर एग्जाम्पल इसने कहा ए एंटर करने पे आप बी पे चले गए हो जो 10 है, सी क्या था कैपिटल सी, उसको 7 को उसने कह दिया कैपिटल सी, सी एंटर करने पे आप कैपिटल सी पे जा रहे हो। फिर उसने सी का दोबारा से नल क्लोजर लिया है। ये सारी स्टेट्स पे कौन जाता है, इन सारी स्टेट्स पे भी वही जो ऊपर पैटर्न ए बी सी डी चेक करो, और फिर डी के लिए भी ए बी सी डी चेक करो। तो ये सारे स्टेप्स हमने क्लास में किए थे, मैंने आपको एक टेबुलर फॉर्म में करवाया था, तो ये टेबल हमारे पास क्लास में बन रहा था, ठीक है। ये वाला हमने अभी किया है। इसी तरह बाकी सारों पे भी, बी पे भी नल क्लोजर लो और फिर ए बी सी डी का पाथ देखो, सी पे भी लो नल क्लोजर और ए बी सी डी का पाथ देखो, फिर डी पे भी लेना है, यही करना है, और ई पे भी। अब डी पे नल क्लोजर लेते हैं ना, तो वो आगे तो कोई नल की है ही नहीं एज ना, सही है। तो नल क्लोजर में वो जो भी फॉर एग्जांपल लास्ट स्टेट आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 3 थी तो 3 पे ही रहेगा, 3 से आउट गोइंग एज भी कोई नहीं है, यानी ए बी सी डी एंटर करने पे आप कहीं पे भी नहीं जा रहे, तो इसलिए यहाँ सारा डैश 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 आ गया, ठीक है। अब आप इसको देख के भी मिनिमाइज कर सकते हो, बड़ी आसानी से एक पैटर्न नजर आ रहा है, बी डैश सी डी, यही पैटर्न इधर भी रिपीट हो रहा है, यही पैटर्न इधर भी रिपीट हो रहा है। अगर तो वो पैटर्न रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये तो कहीं मिनिमाइज करने की जरूरत है। वो आपको स्टेट मिनिमाइजेशन का एल्गोरिथम बड़ा लंबा एक्सप्लेन किया हुआ है, हम इसको छोटा करके समझ लेते हैं। इससे पीछे वाले सवाल में तो कोई नहीं है, डीएफए मिनिमाइजेशन अब हम करने लगे हैं। एक डीएफए बना लेंगे आई गेस, आप इस प्रॉपर ट्रांजिशन टेबल को जब आप ड्रॉ कर सकते हो खुद ही, तो इस तरह का बन रहा है। पर वो आपको एक सीधी सी बात कह रहा है, जब ढेर सारी स्टेट्स हैं, ढेर सारी ट्रांजिशन है, तो इसको स्टोर करोगे और इसका जब एल्गोरिथम बनाओगे तो वो ऑप्टिमाइज नहीं बनेगा। मशीन्स को स्टेट्स को मिनिमाइज करो ताकि आपका एल्गोरिथम ऑप्टिमाइज तरीके से बन जाए, ठीक है। तो ये जो आपका ट्रांजिशन टेबल बना हुआ है जिसमें ए बी सी डी ई स्टेट्स बनी हुई हैं, और इस पे आप जब इनपुट ले रहे हो ए बी सी डी स्मॉल, तो आप एक पैटर्न नोट कर रहे हो, इसमें एक ही फाइनल स्टेट है क्योंकि वो फाइनल स्टेट और किसी में रिपीट नहीं हो रही। D is the final state and A, B, C is the intermediate state और start state। तो उसने क्या किया है, उन सारी स्टेट्स को इकट्ठे ग्रुप कर लिया और फाइनल स्टेट को इकट्ठे ग्रुप कर दिया। इससे पीछे कोई क्यूरी है तो प्लीज पूछ ले, हम यहाँ से एक नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। एटलीस्ट वन इनको, ठीक है। मैं इसी assumption में चल रही हूँ कि आया हुआ है समझ। अब ये बहुत देख के भी समझ आ रही है ना, बी डैश सी डी, बी डैश सी डी सेम ही पैटर्न है। अभी यहाँ पर उसी पैटर्न को लिख दिया है, बी का पैटर्न थोड़ा सा फर्क था, डैश ई डैश डैश, ठीक है। अब वो कह रहा है जो आपने इन ग्रुप्स को नाम दिया है ना, इस पैटर्न में उसको लिख दो, यानी ए बी सी डी कहीं पे भी लिखा है वहां पी लिख दो, और जहां डी लिखा है वहां पे क्या लिख दो, क्यू। ये तो नहीं बदलेगा, बट यहाँ डी आखिर में आ रहा था तो हमने वहां पे क्या लिख दिया है, क्यू, और बाकी सारे तो पी के ग्रुप में से थे, आपने वहां क्या कर दिया है, पी। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे कह रहा है कि जो सेम पैटर्न है उनको अलग ग्रुप में डालो, तो ए सी ई का पैटर्न सेम है, उसको अलग ग्रुप में डाल दिया। यहां तक तो कोई क्यूरी नहीं है, तो पूछ लो। सबको क्लियर है? okay. हमने ए बी सी ई को स्टार्ट और इंटरमीडिएट स्टेट की बेसिस पे पी ग्रुप बनाया और फाइनल स्टेट पे क्यू ग्रुप बनाया। फिर हमने फर्दर क्या किया है, हमने देखा ए सी और ई का पैटर्न सेम है, इसको अलग एक ग्रुप में कर देते हैं, बी की पार्टीशन अलग कर देते हैं, इसका हमसे मैच नहीं हो रहा पैटर्न, और डी को अलग कर देते हैं। अब इनको एक नया नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ए सी ई को अगर हम कंबाइन करते हैं ना,
तो एक नाम देंगे तो कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। इन तीनों को हम एक नाम दे रहे हैं आर, बी को नाम दे रहे हैं एस और डी को नाम दे रहे हैं टी। वही जो ऊपर काम किया था वही रिपीट करो, यानी जहां ए सी ई लिखा है वहां क्या लिख दो आर, जहां बी लिखा है वहां लिख दो एस, यानी ए सी ई को कंबाइन करके नया नाम दिया है आर का, और बी को नाम दे दिया एस का, और डी को नाम दे दिया टी का। ये नाम इसलिए नहीं है ताकि कंफ्यूजन नहीं पैदा हो, ठीक है। समझने में कंफ्यूजन पैदा होगी बट लिखने में कंफ्यूजन नहीं आएगी। अब ए सी ई जो जा रहे हैं उसमें जहां जहां बी आ रहा था वहां वहां एस आ चुका है, और सी पे आर आ चुका हुआ है, और डी पे टी आ गया है, और ई क्योंकि इस ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसको यहाँ पे आर नाम दे दिया। अब ये बनाने का फायदा क्या है? ये बनाने का फायदा ये है कि जब आप इसको टेबल पे लिखोगे तो आप नोट करोगे आर कहाँ जा रहा है, एस डैश आर टी पे, यानी आर की जो स्टेट है वो जा रही है एस डैश आर टी पे, और एस की जो स्टेट है वो कहाँ जा रही है, डैश आर डैश डैश पे। एस की स्टेट ए डैश आर डैश डैश पे जा रही है, और जो डी था जिसको हमने टी नाम दे दिया है वो तो कहीं पे भी वैसे भी नहीं जा रहा था। तो क्या ये जो हमने पहले पढ़ा था इससे इसी की शेप वापस इसने मिनिमाइज करके बना ली है, ठीक है। इसके बाद जो फर्दर एग्जांपल्स दी हुई हैं ये दो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, यानी एक ए एक्सेप्ट करो तो भी एक्सेप्टेबल है, और फर्दर बी ए का पैटर्न भी एक्सेप्टेबल होगा। मर्जी है आपने लिखना लिखें, वरना नहीं ना भी लिखें तो भी मशीन एक्सेप्ट स्टेट पे है। ए स्टार तो अभी हमने बनाया, इन दोनों को उसने यहाँ पर और किया है प्लस दो रेगुलर एक्सप्रेशंस को, तो इसके जो एनएफ थे उनको भी इसने क्या किया है और कर दिया है। अब देखो जब हमारे पास नल भी आ रहे हैं और नॉन डिटर्मिनिस्टिक तरीका भी आए, तो पहले Q0 पे उसने नल क्लोजर लिया होगा, तो Q0 पे जब वो नल क्लोजर लेता है तो वो Q1 पे भी जा रहा है और Q3 पे भी जा रहा है, तो ये है Q0 Q1 और ये Q3 है, ये Q2 नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों स्टेट्स पे जब हम A एंटर करते हैं तो हम देखेंगे Q1 पे A एंटर करने पे कहाँ जा रहे हैं और Q3 पे A एंटर करने पे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, यहाँ हम Q2 और Q3 पे जा रहे हैं। इसको कंबाइन करके आपने एक नई स्टेट बना ली है। अच्छा अब B एंटर करते हैं तो कोई पाथ है ही नहीं, ना Q0 से है, ना Q1 से है, ना Q3 से है, तो उसको आपने रिजेक्ट स्टेट पे रेड कलर की जो रिजेक्ट स्टेट है उधर हमने डाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो थी हमने नई स्टेट बनाई Q2 और Q3, इस पे Q2 पे भी A देखना है और Q3 पे भी A देखना है, तो बड़ी आसानी से आपको नजर आ रहा होगा कि Q2 से A की कोई एज नहीं है और Q3 से A की एज वापस आ रही है, जो कहाँ जा रही है वापस Q3 के ऊपर, तो A वाली आप कहाँ ले गए हो Q3 के ऊपर। फिर Q2 और Q3 के ऊपर नल तो आगे है ही नहीं ना, तो नल एक क्लोजर लेने की जरूरत नहीं है। B देखेंगे, B का पाथ Q3 पे नहीं है बट Q2 पे है, वो कहाँ जा रहा है Q1 के ऊपर, तो आप इसको टेबल पे भी अपडेट कर सकते हो और यहाँ मैं डायरेक्ट भी समझा देती हूँ, कहाँ जा रहा है B पे Q1 के ऊपर जा रहा है। इसी तरह आप Q3 पे नल लेके देखोगे, नल क्लोजर अगर बनता है तो वो ले लो, Q1 पे भी लेके देख लो, बनता नहीं है बजाय, क्योंकि नल आगे की नल कोई एज नहीं जा रही है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, इनको सीधा इनका नॉन डिटर्मिनिस्टिक अगर बिहेवियर है तो उसको आप प्लीज ग्रुप करके इकट्ठा कर लेना, और इससे फर्दर नोट हो जाएगा कि Q3 पे तो A ही आ रहा था तो A ही आएगा, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा, और Q1 पे आगे वही पैटर्न जो यहाँ पे बन रहा था वही पैटर्न ही यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। बाकी जो नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट्स हैं, नॉन एक्सेप्टिंग इनपुट्स हैं, वो आपने सारी रिजेक्ट स्टेट में डाल दिए, गार्बेज स्टेट में डाल दिए, ठीक है। ये आपने एक दफा खुद हाथ से लिख के प्रैक्टिस करना है। ये स्लाइड नंबर 19 है, और ये जो दिया हुआ है रेगुलर एक्सप्रेशन ये क्विज में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका आपने NFA टू RE2 सॉरी NFA बनाना है, और इस NFA को फिर आपने मिनिमाइज करके उसका FA भी बनाकर देना है, और ये एक NFA दिया हुआ है, इसके आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है। उस NFA को DFA में कन्वर्ट भी किया हुआ है, तो इसको आपने खुद से एक दफा कन्वर्ट करके सोल्यूशन यहाँ से देख के प्रैक्टिस कर लेनी है, सही है। और नीचे जो 22 स्लाइड्स पे है वो भी आप देख लेना। फर्दर ये आपने होम टास्क है, इसको खुद प्रैक्टिस करना है, और अगर आपको कोई क्यूरी आती है तो आपको इससे 10 मिनट्स पहले मैं आपको टाइम दे दूंगी, उसमें मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। वापस हम जाते हैं
नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जो हमने अभी शुरू में पढ़ा था लेक्चर की स्लाइड से, तो वो जो पीपीटी में ये सारी बातें लिखी हुई थी। बट एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि Q1 पे फॉर एग्जांपल Q1 है, ये कुछ और ही लिखा है, x लिखा हुआ है, तो वहां पर अगर आप a रीड करते हो तो Q2 पे जा रहे हो, तो इस ट्रांजिशन फंक्शन में वो कह रहा है कि इस स्टेट पे हो और a को रीड कर रहे हो तो कहाँ कहाँ जा रहे हो। इस डायग्राम को देख के अगर 3 के a पाते हैं तो 3 कहाँ कहाँ जा रहा है, QI टू 1, QI टू J और K पे, सॉरी QI पे, QJ पे और QK पे जा रहा है, ठीक है। और अगर इस डायग्राम को देखते हैं तो वो a रीड करने पे कहीं नहीं जा रहा, तो वहां आपने क्या लिखा होता है, फाइ, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये वाली हमने क्लास में पढ़ा था इसको कि अगर आपका एक वर्ड है और आप Q0 स्टार्ट स्टेट है और Q2 आपके पास फाइनल स्टेट पे है, तो वर्ड अगर कंप्लीटली मल्टीपल पाथ पे भी मल्टीपल पॉसिबल पाथ उसके एग्जिस्ट कर सकते हैं जिससे वो Q2 पे पहुंच जाए, और उसके बाद नल का मतलब है फर्दर और कोई वर्ड में इनपुट आप रीड नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये उसको डिफाइन किया हुआ है एनएफए को। अब ये वाली एग्जांपल हमने क्लास में की थी, तो याद होगा मैं 3 डिफरेंट बच्चों को उठाया था, जहां ये एक एग्जांपल दी हुई है, ये वाला एनएफए है जिसमें कंटेन नहीं करना चाहिए, आखिर में डबल बी आना चाहिए। तो ये एक इनपुट स्ट्रिंग है ए बी ए डबल बी, तो इसके आखिर में आप नोट करोगे वो डबल बी को रीड कर रहा है, ठीक है। इसके एक इनपुट स्ट्रिंग को अगर आप रीड करने की कोशिश करते हो तो एक तरीका क्या था कि सारे ही इनपुट्स को आपने कहा रीड किया हुआ है Q0 पे, यानी ए बी आप इधर ही रीड कर रहे थे, तो ऐसा करने पे क्या हो रहा था, वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। बट अगर आप एक काम करते हो, ए यहाँ रीड कर लेते हो, बी भी यहाँ रीड कर लेते हो और फिर ए को इधर रीड करते हो, ठीक है, और फिर आप कहते हो बी Q1 पे आ जाए और ये Q2 पे आ जाए, तो यहाँ तो इस पर्टिकुलर पाथ पे आप एक्सेप्टिंग स्टेट पे पहुंच गए थे, तो ये एक्सेप्ट नहीं हुआ, ये एक्सेप्ट हो गया। ये बीच वाला क्या है, वो कह रहा है कि Q0 पे जब आप ए रीड करते हो तो ठीक है, ठीक है, बट बी एक काम करो, जो दूसरा बी आना है ना ये वाला, इसको इस वाले फ्लो पे रीड कर लो, Q1 पे चले जाओ। ऐसे करने से क्या होगा कि यहाँ से ए का रास्ता Q1 से नहीं है, यहाँ मशीन आपकी क्रैश कर जाएगी, ठीक है। तो ये 3 हमने तरीके क्लास में देखे थे। इसके बाद वहां तो पीछे तो एग्जांपल थी ना कि a प्लस बी होल स्टार डबल बी एंड डबल बी पे होना चाहिए, ये वाली एग्जांपल कौन सी है, कंटेन करना चाहिए, तो इसका आपने एफ भी बनाया हुआ है M1 और M2 उसका NFA है। तो वो आपको बताना यहाँ ये चाह रहा है कि NFA के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, हम मल्टीपल एक्रेंसेस पे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और हो सकता है कोई एक सक्सेसफुल पाथ हो तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। बट जब हम बात करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की, तो आप यहाँ कंफर्म कर रहे हो कि फर्स्ट अक्रेंस से ही उसकी चेक कर लो, यानी जैसे ही डबल बी कंटेन हो जाता है, आगे डबल बी जितनी मर्जी दफा आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फाइनल स्टेट तक तो पहुंच चुके हैं, हमारा गोल अचीव हो चुका है। इसी तरह ये एक ए डबल बी ए का स्ट्रिंग कंटेन करता है, ये उसका FA बनाया था हमने और नीचे हमने उसको NFA उसका देखा था, तो NFA बड़ा ही मिनिमाइज किस्म का इसका बन गया और आपको बड़ी आसानी से समझ भी आ रहा है। फिर एक क्लास में हमने एक एग्जांपल की थी कि ए बी प्लस ए होल स्टार, ठीक है। अब हम एक चीज इसमें नोट करना, ए का प्रीफिक्स था, हमने इसका FA बड़ी डिटेल से क्लास में बनाया था ना, और फिर हमने इसके बाद डिस्कस किया था कि हम इस ए बी प्लस ए का NFA बनाते हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ए के बाद बी करे तो भी फाइनल स्टेट पे, यानी लूप बैक वहीं कर जाए ना नल पे, क्योंकि उसी यहाँ पे हम कह रहे हैं स्टार्ट और एंड स्टेट है, और यहीं से अगर वो ए लेता है फिर बी लेके वापस ए लेके भी आ सकता है, इधर नल का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। तो R1 प्लस R2 का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है और नल भी आ सकता है इस तरह से। पर इसको कह रहे हैं ज्यादा नेचुरल कैसे बनाया जा सकता है कि आप कहते हो ए बी पे गए हो तो यहाँ से सीधा नल डाल के एक्सेप्ट कर लो ना, वापस बी से वापस नहीं आओ, इंस्टेड ए बी भी एक्सेप्ट हो गया और चाहो तो ए बी एक्सेप्ट हो जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा सिंपल इसका सोल्यूशन है। इसके बाद हमने अभी नीचे कहा था 2 मशीन्स हैं, उसको अगर आप यहाँ पे देखो इस NFA में एक डबल एक भी कंटेन हो सकता है और डबल बी भी कंटेन हो सकता है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वो आपको ये कह रहा है कि आपकी जो स्ट्रिंग है, जैसे यहाँ आप रीड कर रहे हो बी ए डबल बी ए,
तो बी पे जब आप रीड करते हो तो आप यहाँ सेल्फ लूप पे भी रीड कर सकते हो, ऐसा ही है, सेल्फ लूप पे रीड कर रहा है, फिर ए को भी सेल्फ लूप पे रीड कर रहा है, फिर बी को भी, फिर बी को भी और ए को भी, यानी ये सारा फ्लो अपने आप पे Q0 पे ही रीड कर रहा है। ऐसा रीड करता रहेगा तो इनपुट खत्म हो जाएगी और आपकी इनपुट रिजेक्ट हो जाएगी। बट ऊपर ही हमने ये अभी चीज की थी कि बी के बाद वो रीड करता है क्यू, पहले बी को वो रीड कर लेता है Q3 के ऊपर। जब वो Q3 पे पहले बी को रीड करता है तो जो पहला ए आ रहा है यहाँ पर उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, यहाँ तो क्रैश हो गया। ठीक है, तो क्या करें, हमें जो सक्सेसफुल पाथ बता रहा है कि ए और बी और ए को यहाँ सेल्फ लूप में रीड कर लो, जो दूसरा डबल बी आ रहा है, पहला जो डबल बी कंटेन हो रहा है उसको नीचे वाले पाथ पे Q4 पे यहाँ से यहाँ तक आप ले आओ, और उसके आगे जो भी आपकी स्ट्रिंग है ए है या बी है वो Q4 पे ही रीड होती रहेगी। तो फर्स्ट अकरेंस ऑफ डबल बी या सेकंड अकरेंस ऑफ डबल बी पे भी आप NFA पे कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये जो एग्जांपल है ये आपने खुद एक दफा, पेज नंबर है 6, इसका फ्लो आप अपने फोन पे एक दफा खुद भी इस इनपुट के लिए बना लेना। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर नंबर 5 पीपीटी भी हो गई है, पीडीएफ भी, और लेक्चर नंबर 6 का पीडीएफ भी हो गया। यहाँ पर कोई सवाल तो नहीं है किसी का? यस और नो? क्विज में मोरे एंड मेरले भी है, उसकी कन्वर्जन है। ठीक है, सही है, मोरे एंड मेरले की कन्वर्जन। तो मोरे एंड मेरले रिवाइज कराने की जरूरत है, ये समझ आया हुआ अच्छे से? आप मोरे एंड मेरले में मेन जो कॉन्सेप्ट यही था ना कि आपकी इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है, सॉरी विदाउट आउटपुट में आप ये चेक करते हो कि इनपुट स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं, बट यहाँ आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो कि सब स्ट्रिंग कंटेन करता है या नहीं, कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो, इंक्रीमेंट कर सकते हो। सही है, सही है, ये मशीन्स मैंने आपको सारी करवाई थी। कॉम्प्लीमेंट भी करवाया था मैंने। हम्म, ये थ्योरम नंबर 8। हाँ, ये वाली कह रही हूँ, एक मिनट लोड होने दो। ये करवाया था जिसमें यहाँ पर डबल ए और डबल बी की अकरेंसेस चेक कर रही हैं। पहली अकरेंस पे 0 है, इसके बाद जितनी भी अकरेंसेस आएंगी वो डबल ही होंगी, तो 1 आता रहेगा। पर अगर आप बी लिखोगे तो 0 हो जाएगा, उसके बाद पहले बी की बाद जितने भी बी की अकरेंसेस होंगी वो क्या हो जाएंगी, 1। शुरू में भी अगर बी आ सकता है तो उसके बाद जितने मर्जी बी आएंगे उनमें डबल बी अगर बार बार होता रहेगा, आपके पास 1 1 1 1 1 आउटपुट पे आता रहेगा। ये समझ, ये क्लियर है? थ्योरम नंबर 8 में मैंने आपको ये कंस्ट्रक्ट करना बताया था, मोरे टू मेरले एंड मेरले टू मोरे। ये हुआ भाई या नहीं, या दोबारा रिवाइज करा दूं? आ रही है? अच्छा, सिर्फ ये देख लो, थ्योरम नंबर 9 में वो आपको ये बता रहा है कि अगर आपकी Q4 की तरफ A/0 पे 0 इनपुट आ रही है, ठीक है, B/0 से भी 0 आ रही है, और B/1 से 1 आ रही है। ठीक है, तो अब जो इनको आप Q4 पे लिखते थे ना, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, Q4 का डुप्लीकेट बना देना पड़ेगा, जिसमें 0 0 जहां आ रही है वो 0, आपकी जो मोरे की स्टेट है Q4 1 में 0 आउटपुट आ रही है ना, तो ए और बी जो 0 आउटपुट दे रहे थे लेबल्स वो यहाँ आ जाएंगे, और बी जो 1 दे रहा है वो वहां आ जाएगा। यानी आपने दो डिफरेंट Q4 की डुप्लीकेट्स बना दी हैं, एक 0 को एक्सेप्ट कर रहा है इनपुट लेवल्स पे, और एक 1 को एक्सेप्ट कर रहा है। और आप देखोगे जो आउटगोइंग एजेस थी वो से कौन सी थी, A/1 थी और B/1 थी, दोनों से वही सेम आगे जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। Q5 पे 3 इनपुट्स आ रही थी, A/1 B/1 B/1, और यहाँ जितनी भी इनपुट्स इन आ रही हैं Q5 के अंदर इन डिग्री जो आ रही है वो आपने कहा लिख दी, आपकी जो
फाइनल जो स्टेट है 1 वहां पर, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, ये एक्सप्लेन दोबारा कर देती हूँ कि एक आपके पास a/0 लिखा हुआ है और वो Q3 पे आ रहा है और एक इन आ रही है b/1, एक 0 की इनपुट आउटपुट आ रही है और एक लेबल पे 1 की आउटपुट आ रही है। तो Q3 को आपने डुप्लीकेट तो कर दिया, एक 0 के लिए जो a से आ रहा है Q3 1 और जो b से आ रहा है उसके लिए Q3 2 करके /1 करके कर दिया है। बट इन दोनों के दरमियान क्यों भी आया है, क्योंकि ए से जो आउटगोइंग एज थी वो भी b/1 आ रही है, वो आ गई यहाँ पर, और इससे भी आउटगोइंग एज थी b/1, तो वो यहाँ पर वापस अपने आप को लूप बैक कर रहा है, ठीक है। पर जो आउटगोइंग एजेस थी a/0 को दोनों से ही निकल रही है Q6 की तरफ, ठीक है। तो आपने करना ये है, क्विज के लिए आपने इस वाले सवाल को प्रैक्टिस करना है। आपको कितना भी कॉम्प्लेक्स आ जाए ना, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। आपने इसको कंस्ट्रक्ट करके आपने मुझे ये बना के बताना है और इससे खुद प्रैक्टिस करना, इससे कंस्ट्रक्ट करके इससे बनाना होगा। तो अगर आप एक को दूसरे में और दूसरे से वापस पहले में कंस्ट्रक्ट कर सकते हो तो वो बराबर ही चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस स्लाइड से? एक दफा पढ़ लेना, अगर आ रहा है तो हम क्लास पे क्विज से पहले डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो लेक्चर था वो प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन को हमने पढ़ना है। काफी क्लोजर प्रॉपर्टीज तो हम काफी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हुए हैं, बट कॉम्प्लीमेंटेशन यानी कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन को हमने थोड़ा डिटेल से देखना है। क्लोजर प्रॉपर्टी में वो आपको ये कहता है, एक लैंग्वेज जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन हो रही है तो वो रेगुलर ही है, ठीक है। तो उस रेगुलर सारी लैंग्वेजेस जितनी भी एग्जिस्ट करती हैं अभी आगे हम देख लेंगे कि वो रेगुलर नहीं होती हैं, बट इस लेक्चर के अंदर अभी हम रेगुलर लैंग्वेजेस पे फोकस कर रहे हैं। तो थ्योरम नंबर 10 कहता है कि अगर दो लैंग्वेजेस रेगुलर हैं तो उनके ऊपर अगर आप ये एडिशन यानी यूनियन अप्लाई कर रहे हो, कंकैटिनेशन अप्लाई करते हो या स्टार अप्लाई करते हो, जो क्लोजर है अप्लाई करते हो, तो जो रिजल्टेंट लैंग्वेज बनेगी वो भी रेगुलर ही होती है। यानी L1 प्लस N2 को अगर आप कर रहे हो या L1 प्लस N2 कर रहे हो तो जो उससे L1 और L2 के जो वर्ड्स फॉर्म होंगे कंकैटिनेशन से वो रेगुलर ही बनेंगे, ठीक है। इसी तरह L1 के ऊपर अगर आप क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो तो उससे भी जो आर्बिट्रेरली मैनी फैक्टर से यही मुराद है कि ए स्टार लिखा है फॉर एग्जांपल, तो ए भी आ सकता है, डबल ए, ट्रिपल ए, तो उससे जो लैंग्वेज के वर्ड्स बनेंगे वो भी सेम ही रहेंगे, वो रेगुलर ही होंगे, ठीक है। उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसको मशीन के थ्रू प्रूफ कैसे किया गया है, आपको यहाँ पर कि एक L1 लिखा है और एक L2 लिखा हुआ है, वो कहा है कि ये रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, उसकी एक कोई TG एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल N1 के लिए TG1 है और L2 को एक्सेप्ट करिए TG2, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक कंडीशन दी हुई है कि जो भी TG में मैंने आपको बताया था मल्टीपल स्टार्ट्स हो सकते हैं, बट यहाँ कहा है कि यूनिक स्टार्ट और यूनिक सेपरेट फाइनल स्टेट उसकी होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन हो रही है तो हम किस तरीके से प्रूफ कर रहे हैं कि दो टीजीज बनी हुई हैं, ये TG1 है, जैसे NFA को भी एक्सट्रैक्ट कर दिया था ना, इस तरह हमने TG को भी कर दिया हुआ है, ठीक है। एक TG1 है और एक TG2 है, इनके ऊपर अगर आप और अप्लाई कर रहे थे जैसे NFA में कर रहे थे, वैसे ही आपके पास यहाँ पर वो कह रहा है कि सिर्फ आपने नल के थ्रू क्या करना है, सॉरी ये नीचे कटा हुआ है, बट नीस थ्योरम में भी यही था ना कि अगर L1 और L2 TG में है तो उसके रेगुलर एक्सप्रेशंस भी उसी को डिफाइन करे होंगे ना। तो यहाँ पर भी वो आपको यही कह रहा है कि रेगुलर एक्सप्रेशंस पे, यानी अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन से हो रही थी तो वो रेगुलर ही है और उसकी TG भी बन सकती है ना। तो यहाँ मशीन के थ्रू आपको बता रहे हैं कि आप उसका क्या करे हो और करे हो, उसमें सिर्फ उसका एक यूनिक स्टार्ट कर दिया और वो नल के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। तो ओवरऑल जो लैंग्वेज है वो ये भी एक्सेप्ट करेगी और ये भी एक्सेप्ट करेगी, बट लैंग्वेज जो है ओवरऑल वो भी रेगुलर ही होगी। यानी ये भी रेगुलर 1 लैंग्वेज है, ये भी रेगुलर 2 लैंग्वेज है, तो ओवरऑल लैंग्वेज आपकी रेगुलर ही एक्सेप्ट हो रही है। इसके बाद वो कह रहा है TG डिस्क्राइब बिलो एक्सेप्ट द लैंग्वेज L1 L2, यानी आपने दो लैंग्वेजेस की यहाँ कंकैटिनेशन कर दिया है, तो वो से क्या आप करोगे, आप दो TGs को आपस में एक नल ट्रांजिशन के थ्रू कंकैटिनेट कर दोगे, ठीक है। L1 और L2 भी वो TG1 और TG2 के डिफाइन करी है, तो उसके रेगुलर एक्सप्रेशंस भी जब आपस में कंकैटिनेट होंगे वो भी रेगुलर लैंग्वेज को ही डिफाइन कर रहे होंगे, सही है। और इसी तरह नील L
स्टार जैसे आपने रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर अप्लाई किया था, यहाँ पर भी टीजी के ऊपर होता है कि नल से आप आखिरी स्टेट पे भी जा सकते हो और पहली स्टेट पे भी जा सकते हो। तो इससे करने से यानी आप स्टार्ट से ट्रेस बैक कर सकते हो एंड पे और एंड से ट्रेस बैक कर सकते हो स्टार्ट पे। तो टीजी अगर आपकी एक्सेप्ट करी है लैंग्वेज L1 स्टार को, तो रेगुलर लैंग्वेज जो रेगुलर एक्सप्रेशन भी आपकी उसी स्टार क्लोजर की ही लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज थोड़ी सी है, ये कॉम्प्लीमेंट बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये पीछे वाली जो बातें मैंने बोली हैं ये हम तीसरी चौथी दफा रिपीट कर रहे हैं, बट दिस टाइम हम इसको टीजी मशीन के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट की जब हम बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट हो जाता है, यानी आप कहते हो कि आपके डबल ए एक्सेप्ट करिए, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जिसमें डबल ए एक्सेप्ट नहीं करे होंगे, ठीक है। तो अगर आप L1 का कॉम्प्लीमेंट लेते हो और उसका डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो किसके बराबर हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट के। तो यहाँ वो आपको कह रहा है कि अगर आपकी एक लैंग्वेज एक अल्फाबेट पे डिफाइन है और अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो उसमें वो सारे वर्ड नहीं होंगे जो L के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगेन L के बराबर हो जाता है, ठीक है। यहाँ तो कोई क्यूरी तो नहीं है इधर, जाग रहे हो? बस ये आखिरी थ्योरम है ये वाला। हम इस थ्योरम को डिटेल जो है 11 और 12 को क्लास में भी कर लेंगे, बट ये वाली जो बात है ना थ्योरम नंबर 11 कॉम्प्लीमेंट वाली, कि एल रेगुलर लैंग्वेजेस को होगा तो उसका एल स्लैश लेने से भी वो रेगुलर ही रहती है, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस में नहीं आ जाती। माइट भी आपको ये रेगुलर और नॉन रेगुलर समझ नहीं आ रहा, तो मैंने आपको ए एंड बी एन की एग्जांपल दी हुई है, तो उससे थोड़ा बहुत समझाया था। अगर नहीं भी समझ आता तो कमिंग लेक्चर्स में ये वाला जो है रेगुलर नॉन रेगुलर वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। बस ये याद रखना, अगर एल रेगुलर है, नील्स थ्योरम कहता है कि उसका एफ ए बी उस लैंग्वेज का एग्जिस्ट करता है, यानी अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो वो रेगुलर लैंग्वेज होती है, अगर वो रेगुलर लैंग्वेज है तो उसका एफ ए बी बन सकता है, ठीक है। एफ ए जो आपके पास यहाँ पर वो लाइन कह रहा है, सम स्टेट ऑफ दिस एफ ए आर फाइनल स्टेट एंड सम आर नॉट, लेट अस रिवर्स द स्टेटस ऑफ द स्टेट। अब जो उसकी फाइनल स्टेट एग्जिस्ट करती थी वो उसकी फाइनल स्टेट नहीं रहेगी, और जो नॉन फाइनल थी वो फाइनल स्टेट हो जाएगी। यानी कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है ना थ्योरम नंबर 11 के ऊपर, तो वो एफ ए के कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको जो कॉम्प्लीमेंट है उसको समझा रहा है, यानी जो फाइनल स्टेट है वो नॉन फाइनल बन जाएगी और नॉन फाइनल आपके पास फाइनल बन जाएगी। तो अब आप रिवर्स करने से क्या हो गया आपके पास, इफ एन इनपुट स्ट्रिंग फॉर्मली एंडेड इन अ नॉन फाइनल स्टेट, अब वो एंड हो जाएगी फाइनल स्टेट पे, और वाइस वर्सा, यानी खिचड़ी हो गई है। यानी जो जैसे एफ ए का आपने एक तरह से कॉम्प्लीमेंट ले लिया है, जब कॉम्प्लीमेंट ले लिया है तो वो आपको कह रहा है जहां जहां एक्सेप्ट होती थी अब वहां वहां इनपुट आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, और इससे वो बता रहा है कि जो नई मशीन बनी है वो सारी वर्ड्स वो वाली एक्सेप्ट करेगी जो पहले वो एक्सेप्ट नहीं करी थी, ठीक है। तो इसका मतलब है वो लैंग्वेज स्टिल फाइनाइट ऑटोमेटा ही है। एफए का कॉम्प्लीमेंट लेके जो नया एफए बना है वो भी एक आपके पास क्या है, एक तरह से फाइनाइट ऑटोमेटा ही है, स्टिल वो रेगुलर लैंग्वेज को ही एक्सेप्ट करेगा। और अगर ये बात समझ नहीं आई तो मैं आपको ये ना बाय फेस दोबारा से ना क्लियर करके क्लास में समझा दूंगी। अभी तक आपको ये समझ आना चाहिए, लैंग्वेज अगर रेगुलर है उसका कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर होता है। एफए के थ्रू प्रूफ किया है कि एफए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो फाइनल स्टेट नॉन फाइनल बन जाएगी, नॉन फाइनल फाइनल बन जाएगी, तो सारे वो वर्ड्स एक्सेप्ट करेगी जो पिछला एफए नहीं कर रहा था। तो स्टिल वो लैंग्वेज कुछ वर्ड एक्सेप्ट कर रही है एफए के अंदर, अगर वो एफए के अंदर एक्सेप्ट कर रही है तो इसका मतलब है वो रेगुलर है, सही है। फिर भी नहीं समझ आई तो ये मैं आपको क्लास में ही इसका आंसर दूंगी सही तरीके से, ठीक है। तो यहाँ अगर आप पूछोगे तो शायद अभी भी आपको नहीं समझ आए, बट ये है कि जर्नल इसका जो कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट वाला ही है, कि कुछ वर्ड L1 में एक्सेप्ट हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे वो L1 के कॉम्प्लीमेंट में एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो अगर एक्सेप्ट हो रहे हैं वर्ड्स तो इसका मतलब है वो रेगुलर है एफए के थ्रू भी, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि एक आप उसमें से कॉमन चीजें प्रॉपर्टीज ले लेते होते हो ना, तो L1 और L2 रेगुलर है तो उनकी इंटरसेक्शन तो मतलब होनी ही चाहिए। कॉमन सेंस भी यही कहती है कि दोनों में रेगुलर लैंग्वेज के वर्ड्स थे तो वो आपके दोनों में ही एक्सेप्ट होने चाहिए। तो इसको आपको कहते हैं वो सारे वर्ड्स जो सेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस में इंटरसेक्शन के अंदर क्लोज होते हैं, वो सारे थ्योरम नंबर
12 आपको ये कह रहा है वो इंटरसेक्शन के अंदर आपके रेगुलर ही कहलाएंगे। नहीं बात समझ आई तो अगेन इसको ना उसने कॉम्प्लीमेंट के थ्रू प्रूफ किया हुआ है। L1 इंटरसेक्शन L2। एक काम करते हैं, इसको हम क्लास में ही पढ़ लेते हैं। मैं जर्नल आइडिया दे देती हूँ कि जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाती है, और L1 और L2 दोनों लैंग्वेजेस पे कॉम्प्लीमेंट आ जाता है और होल कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ठीक है, अब इसी चीज को लेकर वो आपको प्रूफ करके बता रहा है कि ये इसके बराबर कैसे आता है। वो कहता है L1 का भी कॉम्प्लीमेंट हो गया हुआ है और L2 का भी कॉम्प्लीमेंट है। स्टिल L1 और L2 का कॉम्प्लीमेंट लेने से वो नॉन रेगुलर नहीं हुई हैं, तो उनकी यूनियन लेने से भी वो आपके पास रेगुलर ही रहती है, फिर उसके इंटरसेक्शन लेने से भी वो रेगुलर ही रहती है। तो अगर ये बात नहीं समझ आई, थ्योरम नंबर 12 हम क्लास में कर लेंगे। और इसी से हम आगे एक, जो मैंने आपको ये डायग्राम बताई थी ना, मैंने इधर लगाई हुई है ऑटोमेटा के ऊपर। टेंशन नहीं लेनी, इसके बाद सिर्फ अटेंडेंस ही है अगर ये खुल जाए। ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, जो टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1। ठीक है, अब ये टाइप 3 में अभी तक हम रेगुलर पढ़ रहे थे। ठीक है, रेगुलर लैंग्वेजेस ही टाइप 3 में एक्सेप्ट होती हैं, नॉन रेगुलर अब हम आगे टाइप 2 की तरफ जंप करने लगे हैं। ठीक है, जहां हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर अब पढ़ेंगे। तो यानी रेगुलर लैंग्वेजेस के ऊपर यूनियन, कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन, यानी जो क्लोजर प्रॉपर्टीज हैं जिसमें यूनियन, कंकैटिनेशन और स्टार क्लोजर प्लस इंटरसेक्शन प्लस आपके पास कॉम्प्लीमेंट, ये सारी अप्लाई करने के बाद जो लैंग्वेज होगी वो आपकी टाइप 3 में स्टिल एक्सेप्ट हो सकती है। सही है, बट जो नॉन रेगुलर है उसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की तरफ हम जंप करेंगे। बट ऑब्वियसली अभी नहीं करे, आइडिया दे रही थी, जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी बातें जो मैंने अभी की हैं ये दोबारा से मैं रिपीट करूंगी। तो अभी अटेंडेंस ले लेते हैं सेक्शन के। हुजैफा आसिम है, मोहम्मद निहाल है या नहीं?